हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट पे। तो आज है स्टूडेंट्स राष्ट्रीय हमारा हिंदी दिवस, यानी कि आज 14 सितंबर है। और आज ही के दिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में हमारा स्वीकार किया गया था। तो जब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के बाद आने के बाद उनके बाद जब भारत हमारा आज़ाद होता है तो एक संविधान सभा का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाता है। तो उसी के क्रम में जब अंग्रेजी भाषा इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी हो जाती है अंग्रेज़ों के टाइम से, तो अपनी हिंदी भाषा के स्वरूप को एक जगाने के लिए, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए यहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में एक दर्जा दिया जाता है। और वहीं से हिंदी को राजभाषा के रूप में इसका एक विकास का क्रम भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। बात करें उस समय के नेताओं की, तो उस समय के जो नेता थे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए प्रयास किए जाते हैं। भारत में ज़्यादातर जो एरियाज़ थे, जितने भी क्षेत्र थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बोलचाल की एक भाषा थी, जो बोलने वाली भाषा थी, वो हमारी हिंदी थी। तो उसी के बाद हिंदी को यहाँ पे राजभाषा के रूप में इसके विकास के ऊपर जोर शोर से प्रक्रियाएँ चालू होगी। 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को हमारा जब संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वो जो तिथि थी हमारी 14 सितंबर, 14 सितंबर 49, तो उस दिन हिंदी को हमारा राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के कारण ही हमारा 14 सितंबर यानी कि आज हमारा 14 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है स्टूडेंट? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अधिकृत किया गया था, या राजभाषा के रूप में क्या मिली थी, मान्यता मिल गई थी हमारी 14 सितंबर 1939 को, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो हमारा इसके बाद हमारे इसमें राजभाषा आयोग का भी गठन हुआ था। तो लेकिन जब हमारा 14 सितंबर ये जो मनाया जाता है हिंदी दिवस, आधिकारिक रूप से जो मनाया जाता है वो डेट है हमारी 14 सितंबर 1953। तो 14 सितंबर 1953 को जो हमारा ये था हिंदी दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, या हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई थी। तो हमारी पहले हिंदी भाषा थी। जब ब्रिटिशर्स आते हैं, हम देखते हैं कि उस समय से हमारा अंग्रेजों ने जो कर दिया होता है कि अंग्रेजी भाषा को लागू कर देते हैं। अंग्रेजी भाषा अगर आप जानते हैं तभी आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन का क्वालिफाई कर सकते हैं। स्कूलों में इंग्लिश को अनिवार्यता कर दिया था। जब हम देखते हैं कि मैकाले की रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद से हमारे थोड़े बहुत हिंदी भाषा के ऊपर भी राजनेताओं ने काम किया। और 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में हमारा एक स्वीकृत कर लिया जाता है। तो हिंदी हमारी देखा जाए तो राष्ट्र की एक भाषा है, बट यहाँ पे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होते हुए राजभाषा है। राजभाषा से हम क्या समझते हैं? राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, जो हमारी ऑफिसेस में यूज होने वाली एक लैंग्वेज होती है। राजभाषा का मतलब भी यही होता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, कि मतलब हमारी एक राजकाज की भाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा जो होगी वो हमारी क्या होगी, राजभाषा हिंदी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हिंदी का अधिकतर सभी लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी यहाँ पहले नहीं थी, अंग्रेजी अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे लागू करी गई थी। अब हम देख ही रहे हैं कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका भी हमें ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हमें भूलना नहीं है अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी को, जो हमारी क्या है, सभी लोगों की आदि जननी है। तो यहाँ बात करते हैं, देखिए, हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा फिर जब हिंदी भाषा का हमारा एक क्या होता है, विकास होता है, इसको आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल जाती है। हिंदी दिवस यहाँ से मनाना शुरू हो जाता है। और जो एक प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया जाता है हमारा, वो किया जाता है हमारा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो राजभाषा के विकास के लिए, राजभाषा से संबंधित प्रावधानों के लिए एक हमारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। और 1955 में गठित जो आयोग होता है, राजभाषा आयोग, इसको हम प्रथम राजभाषा आयोग कहते हैं। ठीक है, राजभाषा आयोग
ये हमारा गठित किया जाता है किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो ये सारे ही चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हिंदी दिवस है इसलिए मैंने सोचा अपना एक लेक्चर आज मैं हिंदी में बना देती हूँ, तो हिंदी के लिए है। और साथ ही साथ UKPSC और UKSSC की जितने भी UKSSC तो एज यूजुअल अब UKPSC ही कंडक्ट करवाने वाला है, प्रेस नोट उसने रिलीज़ ही कर दिया था और आगे आपके सारे एग्जाम कैलेंडर वगैरह आने वाले हैं। तो सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है वो आता ही है ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स में भी, और PCS में स्पेशली एक पेपर जो होता है वो हिंदी का ही होता है। तो हिंदी को अच्छे से समझिए, हिंदी का विकास कैसे हुआ है, पॉलिटी से भी कनेक्ट है आज का हमारा ये आज का लेक्चर, क्योंकि पॉलिटी में एक हमने देखा है राजभाषा करके एक चैप्टर है हमारा, ओके, कि राजभाषा से जितने भी संविधान के जितने अनुच्छेद हैं हम जानते हैं आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा हिंदी के विकास का उल्लेख है। क्या क्या इस अनुच्छेद में सारी ही चीज़ दिए गए हैं कि हिंदी राजभाषा होगी या हिंदी का विकास किस प्रकार होगा या कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, प्रादेशिक भाषाओं के विषय में है। तो भाग 17 हमारा अनुच्छेद का भाग 17 राजभाषा और आर्टिकल 343 से 351 तक इसका वर्णन है। तो आज का लेक्चर फ्रॉम द पॉलिटी एंड हिंदी दोनों को ही कोरिलेट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा देखिए आज के लेक्चर को। तो पहला जो राजभाषा आयोग होता है बीजी खेर की अध्यक्षता में यहाँ पे हमारा गठित किया जाता है। रिपोर्ट अपनी देते हैं ये कब? 1956 में पेश कर देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, और हमारा एक इसमें क्या होता है 1955 में राजभाषा आयोग तो गठित होता ही है, साथ ही साथ में इसमें एक जीबी पंत समिति का भी गठन होता है, जीबी पंत समिति। और ये कौन सी समिति होती है? राजभाषा आयोग के लिए गठित पहली संसदीय समिति। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारी 1955 में हमारा राजभाषा आयोग गठित हो रहा है, बट हमारा जो एक 1957 में गठन हो रहा है, 1957 में गठन हो रहा है संसदीय राजभाषा समिति का, संसदीय राजभाषा समिति। तो ये भी पहला होता है फर्स्ट, और ये भी हमारी क्या होती है फर्स्ट। तो पहला राजभाषा आयोग गठित होता है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, और हमारा ये रिपोर्ट 1956 में देता है, और 1957 में हमारा गठित होता है पहली संसदीय राजभाषा समिति। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है प्री से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन में कि जीबी पंत समिति होती है ये, इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? जीबी पंत, और इनकी अध्यक्षता में जो पहली संसद की समिति होती है राजभाषा की वो हमारी गठित होती है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, ओके, संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से कहाँ तक? 351 तक। 343 से 351 तक हमारा किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। या ये समझ लीजिए कि राजभाषा से संबंधित सारे ही जो उपबंध हैं हमारे, ठीक है, जो सारे ही राजभाषा से संबंधित उपबंध हैं जो हमारे संविधान में दर्जित हैं कि संविधान में राजभाषा को क्या दर्जा दिया गया है, संविधान में राजभाषा से संबंधित जो जो उपबंध किए गए हैं वो हमारे कहाँ पर हैं, कौन से अनुच्छेद में है। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राजभाषा हमारा कौन से भाग में रखा गया है, या राजभाषा से संबंधित जो उपबंध हैं वो किस अनुच्छेद में आते हैं, या पर्टिकुलर कोई सा भी अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 343 में क्या आता है या अनुच्छेद हमारा 351 में क्या आता है। तो पॉलिटी के लिए आपको सारे ही जो आर्टिकल्स हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल आर्टिकल्स भी पूछ लिए जा सकते हैं, या पूछ लिया जाता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। 4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो पॉलिटी के लिए आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको बारीकी से सारी ही चीज़ें आनी ही चाहिए, पता होनी चाहिए। ऊपर का आप पढ़ के जाएंगे तो फिर सिलेक्शन आपका रुक जाएगा कुछ नंबरों से, या कुछ ज़्यादा नंबर से भी रुक सकता है। बट अगर आप हर चीज़ को 1 by 1 टू द पॉइंट पढ़ते चलेंगे और बिना स्किप करे हुए अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, तो देखिए आप जरूरी एक गवर्नमेंट जॉब जो भी होगी, ग्रुप सी या ग्रुप बी जो भी आपका एम है वो जरूर आप अचीव करेंगे।
तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारा राजभाषा से संबंधित सभी उपबंध हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम जानते हैं कि संविधान में हमारी अनुसूचियां हैं, ठीक है। प्रथम अनुसूची से लेके हमारी 12 अनुसूची तक किसका है, संविधान में अनुसूचियां हैं। तो संविधान की एक जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, वो भी हमारी संबंधित है भाषाओं से। किस तरीके से संबंधित है, क्योंकि हम जानते हैं संविधान में जो हमारी भाषाएं हैं वो कितनी हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको दर्जा प्राप्त है किसका, प्रादेशिक भाषाओं का। तो जो प्रादेशिक भाषाओं का दर्जा एक प्राप्त है संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, वो है टोटल 22 भाषाएं। बट पहले ये 22 नहीं थी टोटल, पहले जो हमारी भाषाएं थी पहले कितनी थी, पहले स्टूडेंट इसमें हमारी 14 भाषाएं थी। मूल रूप से हमारी 14 भाषाओं को जो दर्जा होता है प्रादेशिक भाषाओं का वो प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं कि 14 भाषाएं जैसे हमारी असमिया हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मलयालम हो गई। तो इस तरीके की जो भाषाएं थी वो 14 भाषा थी हमारी शुरुआत में। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे संविधान के संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट आते हैं। जैसे हमारा 21वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 1967 में। उसमें क्या होता है, सिंधी जो भाषा होती है, सिंधी भाषा को भी प्रादेशिक भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। फिर टोटल हमारी 15 भाषाएं हो जाती हैं। फिर एक और संविधान संशोधन हमारा आता है, वो आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन आता है, 1992 में आता है वो। तो 71वां जब संविधान संशोधन होता है उसमें मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, इनको क्या होता है, प्रादेशिक भाषाओं का दर्जा हमारा प्रदान कर दिया जाता है। इसी तरीके से हमारा 92 संविधान संशोधन आता है, तो टोटल हमारी फिर उसमें 4 भाषाओं को प्रदान कर दिया जाता है। तो टोटल जो अभी हमारी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हमारी वर्णित है प्रादेशिक भाषाओं की तरह, वो हमारी टोटल कितनी है, 22 भाषाएं हैं। तो ये आप सभी को याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछ ली जाती है, या तो आपसे कोई भी संविधान संशोधन पूछ लिया जाएगा कि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत किस किस भाषा को दर्जा प्रदान किया गया प्रादेशिक भाषा का। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा को प्रादेशिक भाषा के तहत जो दर्जा प्रदान किया गया 8वीं अनुसूची में, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया। तो ये तीनों संविधान संशोधन जो हमारे हुए हैं इन प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला कौन सा, पहले हमारी क्या होती है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें शुरुआत में हमारी कितनी भाषाएं होती हैं सर, शुरुआत में इसमें हमारी होती हैं 14 भाषाएं। 14 भाषाओं में से कौन कौन सी हुई, 14 भाषाओं में से होती है हमारी असमिया, बांग्ला, और एक भाषा गुजराती होती है, और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एक हो गई हमारी असमिया, दूसरी होती है हमारी हिंदी, तीसरी होती है हमारी संस्कृत, चौथी होती है हमारी गुजराती, पांचवी होती है हमारी कन्नड़, और छठी है हमारी कश्मीरी। एक अल्फ़ाबेट वाले आप एक सीरीज से याद कर सकते हैं ताकि आप भूलने ना पाए उन्हें। मलयालम, मलयालम हो गई एक, और हिंदी, हाँ हिंदी लिख दिया है, मलयालम हो गया। फिर हो गई तमिल, तमिल तेलुगु को आप एक साथ याद कर सकते हैं। मराठी, उड़िया, पंजाबी, और उर्दू। तो काउंट कर लेते हैं, 13 हो रही है, कोई एक बची है। बांग्ला। तो ये 14 भाषाएं होती हैं जिनको हमारा संविधान में दर्जा प्राप्त होता है, किसका स्टूडेंट, प्रादेशिक भाषाओं का। तो ये हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषा मतलब से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट, कि जो हमारे प्रदेश हैं वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं, जो ज़्यादातर जिस स्टेट में बोली जाती है उस भाषा को हमारा यहाँ पे दर्जा प्राप्त है, किसका, प्रादेशिक भाषा।
क्योंकि वहाँ की ये मातृभाषाएं कहलाती है, वहाँ की बोलचाल की एक भाषा होती है, तो उसी में हमारी मातृभाषा में शिक्षा वगैरह का जो प्रावधान एक किया गया है, इसीलिए यहाँ पे 8वीं अनुसूची में ये चीज़ें रखी गई हैं। तो असमिया, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी, उर्दू और बांग्ला, ये हमारी 14 भाषाओं में वर्णित थी। फिर हम देखते हैं कि हमारा एक 21वां संविधान संशोधन आता है, कि सभी संविधान संशोधन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। 21वां संविधान संशोधन हमारा आता है, और कब आता है स्टूडेंट? 1971 में आता है। आपको ईयर भी अच्छे से 1967 में आता है, ईयर भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। 1967 में आता है, और इसमें क्या किया जाता है? केवल एक भाषा, इजी है ये क्योंकि इसमें ज़्यादा भाषाएं नहीं है, केवल एक भाषा है, सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा को भी यहाँ पे मान्यता प्रदान कर दी जाती है। किसकी तरह? प्रादेशिक भाषा की तरह। तो प्रादेशिक भाषा की तरह हमारी प्रादेशिक भाषा के रूप में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान हमारी यहाँ पे कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? 1967 में, जो हमारा 21वां संविधान संशोधन एक आता है उसमें। अब हमारा देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा एक दूसरा फिर से आता है, 71वां संविधान संशोधन आता है। 71वां संविधान संशोधन, और ये हमारा कब आता है? 1992 में आता है। 1992 में आता है। इसमें क्या होता है? मणिपुरी, कोंकणी और हमारी नेपाली, इन ये 3 भाषाएं होती है। तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, इन तीनों को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इन तीनों को क्या कर दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। अब देखिए हमारी 14 थी पहले, 15वीं ये हो गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं, ठीक है, ये 18 हो गए। फिर एक लास्ट में हमारा अमेंडमेंट आता है, कौन सा? 92, 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान जब संशोधन आता है हमारा 2003 में ये आता है, और इसमें हमारी 4 भाषाओं को जोड़ दिया जाता है। तो 2003 में ये आता है हमारा, फिर इसमें हमारी जोड़ दी जाती है 4 भाषाओं को, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, ठीक है, ये हो गई हमारी, कि इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। तो फिर हमारी यहाँ से हो जाती है 19, 20, 21, 22। कभी भी आपसे क्रम में भी पूछा जा सकता है कि 22वें नंबर की हमारी भाषा कौन सी है, ठीक है। तो अब हमारी कितनी हो गई हैं? अब हमारी टोटल हमारी कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो यहाँ से हमारी 14 भाषा होती हैं। पहले ये संविधान संशोधन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला देखिए इजी है, 21, फिर 71 है, और फिर हमारा 92 है। यहाँ से इनके आपको ईयर अच्छे से याद करने हैं। पहला 1967 में है, दूसरा हमारा 1992 में है, और 92 फिर के बाद फिर से 92वां संविधान संशोधन आता है। तो ये कब आता है? हमारा 2003 में आता है बाद में। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। साथ में ये भी याद करना है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किस भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारा सम्मिलित किया गया। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से, 14 भाषाएं होती हैं। फिर हमारा 21वां संविधान संशोधन आता है 1967 में, सिंधी भाषा को इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। फिर हमारा 71वां संविधान संशोधन आता है, ये कब आता है? ये आता है हमारा 1992 में, और इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाओं को शामिल किया जाता है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। फिर आता है हमारा 92वां हमारा एक 92वां संविधान संशोधन, और ये आता है 2003 में, और इसमें हमारे बोडो, ठीक है, मैथिली, बोडो, मैथिली, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 हैं। क्रम में ही आप याद करें तो अच्छा है, मुझे अभी क्रम में याद नहीं आ रहा था। तो क्रम में आप याद करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। बोडो, फिर डोंगरी हो गई हमारी, फिर उसके बाद हमारी मैथिली है, फिर चौथी है अभी हमारी कौन सी? संथाली, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं होती हैं, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। तो अब हमारी 14 प्लस इतनी गई, 1 + 3 + 4, तो हमारी टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। तो ये तो हमारी बात रही किसकी? संविधान की 8वीं अनुसूची की। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब हमारी कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो 22 हमारी ये जो भाषाएं हैं, ये कैसी भाषाएं हैं? प्रादेशिक भाषाएं हैं, जो बोली जाती हैं प्रदेशों में,
28 हमारे राज्य हैं, इन 28 राज्यों में से बोली जाने वाली जहाँ जहाँ ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द पीपुल जिनके ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो वो हमारी क्या है, सब भाषाएं हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे 343 से 351 तक संविधान सभा में भाषा से संबंधित जो बंद है वो अब हम पढ़ेंगे। संविधान के भाग 17 में जो आर्टिकल्स हैं हम उन सभी के विषय में पढ़ेंगे। तो संविधान का हमारा भाग 17 और जो अनुच्छेद है हमारे कितने, संविधान के उपबंध अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है। 301 हमारे 43 से कितने हैं, 351 तक। एक चीज़ मैं आपका यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कि इसमें जो हमारे टोटल अध्याय हैं वो कितने हैं, 4 हैं हमारे अध्याय, ठीक है। अध्याय मतलब इन्हीं अध्यायों के अंदर यही हमारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो अध्याय हमारे 4 हैं। अध्याय 1 में हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, अध्याय 1 हो गया हमारा, इसमें आता है हमारा आर्टिकल हमारा 343 एंड 344, ठीक हो गया। आर्टिकल 343 और 344 हमारे किस में आते हैं, हमारे आते हैं अध्याय 1 में। फिर आता है हमारा अध्याय 2, तो आर्टिकल, इसके बाद का आर्टिकल 345 346 ये हमारे किस में आ गए, ये आ गए हमारे इसमें अध्याय 2 में। फिर हमारा 348 और 349 हमारा किस में आया, अध्याय हमारा 3 में आया। फिर हमारे 350 और 51 जो लास्ट के 2 आर्टिकल बचते हैं वो आते हैं हमारे अध्याय 4 में, ठीक है। ये हो गए हमारे अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 तक। ये चारों ही अध्याय आपसे किससे जुड़े हैं, राजभाषा के विकास से संबंधित है। इसीलिए जो ये रिपोर्ट्स वगैरह सौंपी गई थी उसमें हमारा क्या लिखा गया था, यही सारी चीज़ें बताई गई थी कि किस प्रकार हमारा हिंदी भाषा का एक विकास होगा, राजभाषा के रूप में क्या क्या इसमें उपबंध किए जाएंगे। इसीलिए हमारा संविधान में ये सभी अनुच्छेद और ये सारे अध्याय किससे जुड़े हैं, हमारे जुड़े हैं राजभाषा से। अध्याय 1 में हमारा आर्टिकल 343 से 344 आएगा, 344, 5, 46, 47 हमारे दूसरे अध्याय में है, और हमारे 348, 349 हमारा किस में है, अध्याय 3 में है। फिर 350, 351 लास्ट के 2 आर्टिकल्स हैं जो हमारे किस में है, अध्याय 4 में है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं हमारा अध्याय 1 में क्या क्या है। अध्याय 1 के जो 2 अनुच्छेद है हमारे, उसमें पहला आ गया कौन सा, आर्टिकल हमारा 343। तो आर्टिकल 343 से हमारी शुरुआत होती है किसकी, राजभाषा की। और सिंपली इसमें कुछ ना होकर यही लिखा गया है कि जो हमारी एक संघ की राजभाषा है, संघ की राजभाषा क्या होगी, हमारी हिंदी होगी। संघ की राजभाषा जो हमारी है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और इसकी जो लिपि है, लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। साथ ही साथ में इसमें ये भी लिखा गया है स्टूडेंट कि जो अंकों का स्वरूप होगा वो कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा। राजभाषा हमारी हिंदी होगी, लिपि इसकी देवनागरी होगी, और जो इसमें अंक हमारे प्रयोग में लाए जाएंगे, अंकों का प्रयोग, अंकों का या जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगा। मतलब ऐसे इंग्लिश जो हम लिखते हैं, ओके 1 2 3 इस तरीके से ये हम लिखेंगे, हिंदी वाले ना लिखते हुए इसका अंकों का स्वरूप हमारा ये लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इतनी चीज हमारी आर्टिकल 343 में मेंशन थी। फिर देखिए हमारा आर्टिकल आता है, आर्टिकल हमारा कौन सा, 344 कि राजभाषा के संबंध में आयोग। राजभाषा के संबंध में आयोग का वर्णन है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा राजभाषा आयोग गठित होता है, आयोग, ठीक है। तो 5 वर्ष की अवधि में इसका गठन किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा ये गठन होगा। और संसदीय समिति का होता है, उसमें 10 वर्ष का होता है। तो टोटल यहाँ पे हमारा 15 वर्ष लिया जाता है।
और जो हमारा पहला राजभाषा आयोग था वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो वो मैं अभी यहाँ इसमें नहीं लिख रही हूँ कि 5 वर्ष की अवधि में राजभाषा से संबंधित आयोग के संबंध में इसमें प्रावधान होते हैं हमारे आर्टिकल किसमें 344 में कि राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि में इसका गठन किया जाएगा राजभाषा आयोग का। और जो पहला आयोग होता है वो 1955 में गठित होता है, वो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। तो आर्टिकल, उसके बाद देखिए आर्टिकल हमारा कौन सा 345, ये हमारे किस में है, अध्याय 2 में आ जाते हैं हमारे इसकी बात के। ये सारे ही 4 के 4 जो अध्याय हैं किससे संबंधित हैं, हमारे हिंदी की राजभाषा से। ठीक है, तो आपका कभी भी आ सकता है पीसीएस के मेंस में भी आपसे पूछ ले जा सकते हैं ये चारों अध्याय में क्या क्या वर्णन है बताइए करके। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे अध्याय के बारे में भी बता रही हूँ, नहीं तो जनरली अगर पॉलिटी का मैं खाली आपको पढ़ा दी होती तो सीधे अध्याय के बारे में ना बताते हुए आपको सीधे ही 1 बाय 1 करके आर्टिकल्स में आपको बता देती। तो आर्टिकल देखिए 345 में क्या है, संघ राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं से संबंधित उपबंध है। राज्य की राजभाषा व प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित उपबंध हमारे किस में है, आर्टिकल 345 में है। और प्रादेशिक भाषाएं कौन सी हमारी, जो संविधान में हमारे 8वें अनुसूची के अंदर का वर्णित है वही हमारी प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन किसमें है, आर्टिकल हमारे 345 में है। और ऐसी व्यवस्था जहाँ पे भी हिंदी का अंग्रेजी का प्रयोग नहीं है वहाँ पे प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से भी हमारा प्रादेशिक भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, वो इसी आर्टिकल में हमारा वर्णित है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 346। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आर्टिकल 346 आता है। और आर्टिकल जो 345 है, 46 है, 47 है, ये तीनों ही हमारे किससे संबंधित है, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। तो हमारे 346 में ये आता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के लिए या फिर मान लीजिए जैसे हमारे संघ से कोई राज्य के बीच में कोई संवाद हो रहा है, कोई वार्ता हो रही है, तो वो किस रूप में होगा, राजभाषा के माध्यम से होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए या संघ से राज्य के बीच जो वार्ता का स्वरूप होगा वो हमारा किस में होगा, राजभाषा में होगा। यही सारी चीज हमारी किस में थी, 346 में है। या वार्ता का स्वरूप मानिए या फिर ये मानिए कि जो एक उसकी क्या होगी, संवाद के लिए संवाद लिखना ज़्यादा उसमें वो होगा कि बीच संवाद की भाषा होगी हमारी, क्या वार्ता ही समझ लीजिए आप, संवाद की जो भाषा है वो हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी। ठीक है, मतलब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए है या हमारा संघ से राज्य के बीच में कोई संवाद हो रहा है, केंद्र से ठीक है, राज्य के केंद्र और राज्य के बीच में कोई संवाद हो रहा है, तो उसकी जो बीच की भाषा होगी वो हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी। अब हमारा आर्टिकल 347, आर्टिकल 347 में ये लिखा है कि आर्टिकल 347 के अंतर्गत अगर कोई भी राज्य में अगर जो भाषाएं बोली जाती हैं हमारी, ठीक है, वो अगर राज्य में या कुछ विशेष जगहों में हमारी बोलचाल की जो भाषा है, वो बोलचाल की जो भाषा है वो हमारी प्रादेशिक भाषा को भी यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ये लिखा है हमारे किस में, आर्टिकल 347 में, कि मतलब अगर किसी कोई राज्य है, ठीक है, तो किसी राज्य के लिए किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित उपबंध, ये हमारे किस में लिखे हैं, ये हमारा लिखा है आर्टिकल 347 में। फिर हमारा आता है अध्याय 3 आता है, और अध्याय 3 के अंतर्गत हमारे 2 अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल हमारा 348 और आर्टिकल 349। तो ये जो पहला वाला होता है अध्याय 1 हमारा, इसमें होता है हमारा संघ की राज भाषा से संबंधित, और दूसरा वाला जो होता है हमारा ये संबंधित होता है हमारा किससे, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाओं से,
क्योंकि इसमें ज़्यादातर किसके विषय में लिखा है, प्रादेशिक भाषाओं के विषय में लिखा है। फिर हमारा जो तीसरा अध्याय आएगा, अध्याय 3, ये हमारा किसके लिए शामिल है, न्यायपालिका के द्वारा की जो भाषा है या एचसी और एचसी की भाषा, ठीक है, एचसी एवं एचसी की भाषा, इन शॉर्ट में मैंने लिखा है, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा। ये इसका क्या है, एक हेडिंग आज एज ए हेडिंग आप समझ लीजिए, एचसी और एचसी के लिए कार्य नियमों की जो भाषा है का रूप कैसा होगा, अंग्रेजी में होगा। तो यहाँ पे एचसी की जो भाषा है, एचसी की जो भाषा है हमारी जो कोर्ट्स वगैरह में यूज़ होती है वो अभी भी अंग्रेजी में होती है, उस समय से लेके और आज भी हमारे किस में है, अंग्रेजी में ही है। फिर हमारा आर्टिकल 349 है और 349 में ये लिखा है कि इसमें हमारी भाषा से संबंधित कुछ उपबंध होंगे, कुछ विशेष प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। तो भाषा से संबंधित कुछ विशेष उपबंध के विषय में यहाँ पे हमारा बना सकता है हमारा कौन, केंद्र सरकार। और इसके रिगार्डिंग हमारा किस में है, आर्टिकल हमारा 349 में ये दिया गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विशेष उपबंध को राष्ट्रपति द्वारा क्या कर सकती है, मंजूरी दी जाती है। किसके द्वारा होगा ये, केंद्र से राष्ट्रपति के द्वारा, कि इसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट में हमारा अध्याय 4, और अध्याय 4 में हमारा क्या है कि अध्याय 4 में हमारा वर्णन है आर्टिकल 350 का, आर्टिकल 351 का, और इसमें एक विशेष निर्देश दिए गए हैं हमारे इस आर्टिकल में। क्या कहा गया है, विशेष निर्देश दिए गए हैं हमारे किसके माध्यम से, दो हमारे संविधान सभा के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल हमारा 350 और आर्टिकल हमारा कौन सा 351, इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आर्टिकल 350 में हमारा क्या कहा गया है कि संख्यक वर्ग के लोग हैं उनके लिए मातृभाषा में एक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा और एक भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। तो दो चीज़ इसमें आर्टिकल 350 के अंतर्गत कही गई है कि एक तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए जो भाषा का स्वरूप होगा वो किस में होगा, मातृभाषा के रूप में होगा, और इनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो ये किस में बताया गया है, आर्टिकल हमारे 340 में बताया गया है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होगा, एक तो ये कहा गया है मातृभाषा होगी, और दूसरी चीज क्या कही गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक हमारे अधिकारी की, विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इन्हीं वर्गों के लिए क्या किया जाएगा, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वो कौन होगा, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी, ठीक है। दो चीज इसमें कही गई है कि हमारी एक तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी, और दूसरा ये कहा गया है कि इसमें एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी वो होगा। अब उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 एक बहुत ज़्यादा विशेष आर्टिकल है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि संघ का हमारा क्या होगा, कर्तव्य होगा कि वो क्या करेगा, हिंदी के विकास में अपना योगदान देगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगा, हिंदी भाषा को अपनी एक हमारी संस्कृति के रूप में सभी वर्गों से जोड़ेगा। तो ये कहा गया हमारा किस में, आर्टिकल 351 में, कि हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको समझा दिया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, के लिए निर्देश, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी किस में कही गई है, ये हमारी कही गई है आर्टिकल 351 में। तो इतने सभी जितने आर्टिकल हमने आज पढ़े, आर्टिकल हमारे 343 टू आर्टिकल हमारे 351,
ये सारे ही आपको अच्छे से 1 बाय 1 याद कर लेने हैं, सभी हिंदी भाषा से हैं। और हो सकता है अपर पीसीएस में आपका ये वाला एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो राजभाषा में हमारे जो संविधान में राजभाषा से संबंधित आर्टिकल हैं, अध्याय हैं, उन सभी का उल्लेख करिए, वर्णन कीजिए। 10 मार्क्स और 20 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अपना अप टू डेट रहना है हर चीज़ में अच्छे से। और जितनी चीज़ें आज के हमने लेक्चर में पढ़ी, आज हमारा हिंदी दिवस है 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। आधिकारिक रूप से 1953 में ये होता है, हमने जाना आज। बहुत सारे आज के इस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्री से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं। ऑलमोस्ट आपके यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और आज के हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं। और विशेष चीज़ ये थी कि हमने आज अपनी हिंदी भाषा को जाना, हिंदी भाषा के संबंध में जितने भी संविधान संशोधन किए आए, संविधान के जितने अनुच्छेद हैं वो हमने सभी पढ़े। 8वीं भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ, 14 भाषाएं थी, उसके बाद किस प्रकार से हमारा 21वां संविधान संशोधन आता है 1967 में, 71वां संविधान संशोधन आता है 1992 में, 93rd अमेंडमेंट आता है हमारा 2003 में। उसमें किस तरीके से भाषाएं एडअप होती हैं, पहले में फर्स्ट, फिर 3, फिर 4, फिर उस तरीके से हमारी 22 भाषाएं हो जाती हैं 8वीं अनुसूची में जो वर्णित है। प्रथम राजभाषा आयोग गठित होता है हमारा बीजी खेर की अध्यक्षता में। प्रथम जो संसदीय भाषा समिति का एक गठन होता है वो होता है हमारा जीबी पंत की अध्यक्षता में। 1956 में रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है। फिर सारे ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने आज के इस लेक्चर में पढ़े। तो आई थिंक आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी कोशिश यही है कि यूकेपीएससी और यूके-SSC के जितने भी कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हैं आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सभी अपने जर्नी में सक्सेसफुल हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हार अभी नहीं माननी है, जीत अभी बाकी है और विक्ट्री विल बी योर्स, ओके। और आपने देखा ही होगा कि यूकेपीएससी ने अपना प्रेस नोट भी रिलीज़ कर दिया है। तो आपकी 23 भर्ती परीक्षाओं की कैलेंडर विदिन 1 वीक, कल मैंने एक वीडियो डाला था अपना, तो उसी से संबंधित था वो, कि आप सभी लोग अपनी जुट जाइए तैयारियों में, अच्छे से करिए, मोटिवेट रखिए खुद को, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अच्छे से डाइट लीजिए और पढ़ते रहिए। और आप मेहनत जितना करेंगे अपने लक्ष्य की ओर जितना अग्रसर होंगे उतना आपको आप अपने जो आपका ड्रीम है, जो आपकी एक एम है, एक जो आप जॉब पाना चाहते हैं उसके आप उतना ही क्लोज होते जाएंगे। सो स्टूडेंट लगे रहिए तैयारी में, फिर आप देखेंगे कि नया नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, एग्ज़ाम कैलेंडर आएंगे, तो टाइम बहुत कम है। पढ़ते रहिए अच्छे से, ओके। कीप मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।